नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। क्या आप जानते हैं कि आपका आईटीआर फॉर्म बदल गया है? जी हां, आप क्या ये जानते हैं कि आपको अब पहले से ज्यादा जानकारी इस फॉर्म में भरनी होगी? तो अगर आप भी सैलरीड क्लास में आते हैं या फिर आपका अपना स्टार्टअप है या बिजनेस है, तो कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शो की शुरुआत करेंगे, हम सबको बताएंगे कि किसको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन अक्सर ना लोगों के मन में सुनील जी एक सबसे पहले जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि क्या मुझे भी आईटीआर फॉर्म भरना है, क्या इतनी सैलरी मेरी है कि मेरे को आईटीआर भरना चाहिए। तो सबसे पहले जरा ये समझाइए कि आईटीआर फॉर्म जो होता है वो किस किस को भरना होता है, किसके लिए भरना जरूरी होता है? देखिए पल्लवी, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और टोटल इनकम का मतलब है कि डिडक्शन के पहले लोग गलती क्या करते हैं, मान लो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी 5 लाख रुपए है और डिडक्शंस लेने के बाद एटीसी की या हाउस लोन की आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए रह गई है, तो लोग सोचते हैं जब मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है और उस पर टैक्स भी कोई नहीं बन रहा है तो मुझे क्या रिटर्न भरनी है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी चाहे टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं है, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, कुल आय अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है डिडक्शन से पहले, तो आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे केस भी हैं जहां आपकी इनकम नहीं है फिर भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। जैसे अगर आपका विदेश में कोई खाता है, आपका विदेश में मान लो कोई असेट्स है, या आप कोई बेनिफिशियल ओनर हैं किसी शेयर्स के, तो हो सकता है आपको हिंदुस्तान में कोई इनकम ना हो लेकिन आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और आईटीआर भरना किस किस के लिए ज़रूरी है ये तो आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन कौन कौन सा फॉर्म जो है आपको भरना होगा और क्या क्या इसकी तमाम बारीकियां हैं वो भी जानते हैं सुनील जी से। तो सैलरीड क्लास की सबसे पहले बात करते हैं। सैलरीड क्लास जो है, चूंकि वही सबसे बड़ा ऐसा क्लास है जो हमारे टैक्स पेयर्स में शामिल होता है, तो कौन सा फॉर्म जो है सैलरीड क्लास को भरना होगा, उसकी तमाम बारीकियां क्या है? देखिए पल्लवी, सैलरीड क्लास को 2 फॉर्म भरने होते हैं, या तो आप आईटीआर 1 भरेंगे या आईटीआर 2 भरेंगे। जो आईटीआर 1 है उसको हम सहज फॉर्म कहते हैं, उसमें कोई भी डिटेल ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो, दूसरा एक मकान से आपको इनकम है यानी एक हाउस प्रॉपर्टी आपके पास, और आपके पास में कोई कैपिटल गेन से इनकम नहीं होनी चाहिए और कोई आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, तो आप फॉर्म आईटीआर फॉर्म 1 भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 50 लाख से ज़्यादा इनकम है या कैपिटल गेन टैक्स से कोई इनकम है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना होगा। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए 2 फॉर्म होते हैं, ध्यान से सुनिए, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। तो आईटीआर 1 हुआ जो जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर 2। अब लोग पूछते हैं कि आईटीआर 2 50 लाख की लिमिट क्यों की है सरकार ने, तो आप ध्यान देखिए, अगर आपकी 50 लाख रुपए से इनकम ज्यादा है तो आपको अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टेटमेंट साथ देनी होती है कि आपकी ओपनिंग एसेट्स क्या थी और आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज क्या थी, और इस साल के बाद आपकी क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज है। इसलिए आपको आईटीआर 2 फॉर्म भरना होता है। बिल्कुल, तो आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 जो है वो फॉर्म आपको भरना होगा, और तमाम बारीकियां जो हैं वो भी सुनील जी ने बहुत अच्छे से आपको बताई। लेकिन सुनील जी, अगर किसी ने कुछ शेयर खरीदे हैं या वो किसी फर्म में डायरेक्टर बने हैं, तो फिर उन्हें कौन सा फॉर्म भरना होगा? देखिए इस बार ये चेंज आया है, ये सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया है 12 अप्रैल को। उसमें क्या किया है कि इस साल आईटीआर फॉर्म्स में कुछ नई इंफॉर्मेशन उन्होंने मांग ली है, एक एलोबरेट इंफॉर्मेशन मांगी है। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और आप शेयर होल्डर हैं, तो आपको जितनी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं उन सब की डिटेल के साथ में वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और कितनी शेयर होल्डिंग है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। यानी अगर आप आईटीआर 1 इस्तेमाल कर रहे थे और आपके पास आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं, तो ध्यान रखिए अब आप आईटीआर 1 नहीं भर पाएंगे, आपको आईटीआर 2 में अपनी डिटेल देनी होंगी। एक नया परिवर्तन आ गया है। जी बिल्कुल, तो आईटीआर 2 में जो है आपको डिटेल देनी होगी। अगर आपने शेयर होल्डिंग ली हुई है किसी कंपनी में या फिर उस कंपनी के अगर आप डायरेक्टर बन गए हैं, तो अब आपको आईटीआर 2 जो फॉर्म है वो बदलना होगा। लेकिन अगर बात करते हैं स्टार्टअप्स की, सुनील जी, आजकल जो है यूथ में हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि वो स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन जब टैक्स की बारीकियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए कौन सा फॉर्म है, उन्हें आईटीआर में कौन सा फॉर्म भरना होगा? देखिए पल्लवी, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं इसके बारे में। स्टार्टअप परेशान थे एंजल टैक्स को लेके कि एंजल टैक्स उनको ऊपर लग जाया करता था जब वो शेयर इशू करते थे किसी भी इन्वेस्टर को। अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से शेयर इशू करते थे तो सरकार उस पर टैक्स लेती थी, एंजल टैक्स के नाम पर।
बाद में सरकार ने पीछे 16 अप्रैल को एक सर्कुलर दिया और उस सर्कुलर में काफ़ी रिलीफ दिया है स्टार्टअप को कि आप DPIT से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, तो हम आपको 100 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर और 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपको एंजल टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी। तो 2-3 कंडीशन सरकार ने कहा था कि आपको सबसे पहले DPIT से रजिस्ट्रेशन करवाना है, नंबर 2 आपको फॉर्म 2 फाइल करना है, और नंबर 3 आपको एक डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने कौन कौन सी एसेट्स में ये पैसे को लगाया है। तो वही चेंजेस को सरकार ने अब इनकॉर्पोरेट कर लिया ITR फॉर्म में। तो अगर आप LLP हैं स्टार्टअप, तो आपको ITR नंबर 5 फॉर्म में फाइल करना है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको ITR 6 में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और ये ध्यान रखना है स्टार्टअप को, अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए, आपको एंजल टैक्स से छूट चाहिए, तो अपना DPIT का रजिस्ट्रेशन नंबर आप देंगे, आप 5627B का जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल भरेंगे, और आपने फॉर्म 2 कब फाइल किया है और कौन कौन सी एसेट्स में पैसा लगाया है। अगर आप ये डिटेल नहीं देंगे तो आपको एंजल टैक्स लग सकता है। बिल्कुल, तो इनकम टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है अगर आप तमाम डिटेल्स नहीं देंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप स्टार्टअप में आते हैं तो इस तरह से जो है आपको फॉर्म 5 या फॉर्म 6 जो है वो ज़रूर भरना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं NRIs के लिए, तो उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा सुनील जी? देखिए, NRIs के लिए या तो फॉर्म 2, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं NRI तो फॉर्म 3, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म 2 भर सकते हैं, अगर आपको बिजनेस से इनकम है तो फॉर्म 3 भर सकते हैं। इसका कारण ये है, सरकार ने एक चेंज किया है इस बार। वो चेंज ये है कि पहले तो हम स्टेटस भरते थे कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, ऑर्डनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट हैं, लेकिन एक सरकार ने एडिशन कर दिया है डिटेल के साथ में। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने दिन आप हिंदुस्तान में रहे और कितने दिन आप हिंदुस्तान से बाहर रहे, पिछले 10 सालों का आपका स्टेटस क्या था, रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था। वो सारी कंडीशंस जो कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस को नापने का पैमाना था, सरकार उसको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ले आई है ताकि आप ज़्यादा एलोबरेट के साथ में, ज़्यादा डिटेल के साथ में अपनी डिटेल भर सकें। यानी कि आपको इस बार जो है, अगर आप NRI हैं तो आपको पूरा ब्यौरा जो है ये देना होगा कि कितने दिन आप यहाँ पर रहे हैं देश में, कितने दिन आप बाहर रहे हैं। आपको तमाम जो बारीकियां हैं वो ज़रूर बतानी होंगी अपने बारे में। खैर, अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं टैक्स से जुड़े और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप सीधा अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक के ज़रिए, जहाँ पर हमारा शो ये इस वक्त लाइव है, और आप चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। सुनील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपने शो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल कर पाएं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने ये तमाम फॉर्म्स तो बता दिए, ITR 1, 2, 3, 4, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनकी बारीकियां भी सुनील जी आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि लोग जो है अक्सर ये समझ नहीं पाते कि इन फॉर्म्स में उन्हें भरना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 फॉर्म की। इसमें क्या क्या उन्हें भरना होगा और इससे जुड़ी तमाम बारीकियां क्या हैं? देखिए पल्लवी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सरकार ने चेंजेस क्यों किए, अगर इस बात को समझ जाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। कारण ये था कि सरकार ये चाहती है कि आपके रिफंड का प्रोसेस बहुत तेज़ी से किया जाए, और जैसे हमने सुना था सरकार कहती थी कि हम 24 घंटे में आपको रिफंड आपके अकाउंट में दे देंगे, तो शायद CBDT उसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि जो हमारा फॉर्म 16 था सैलरीड एम्प्लॉयज़ को और जो ITR फॉर्म था वो आपस में मिसमैच कर जाया करते थे। इस कारण से सरकार ने ऐसे चेंजेस कर दिए कि आपको अब डिटेल्ड अपनी इंफॉर्मेशन उसमें भरनी है। मसलन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो पहले आपको खाली ग्रॉस टोटल इनकम और आपने जो छूट ली है उसका ग्रॉस अमाउंट आपको देना होता था। लेकिन इस साल से एक चेंज किया सरकार ने कि आपको अपना ग्रॉस टोटल इनकम बताना है, फिर आपको ये बताना है स्टैंडर्ड डिडक्शन का अलग कॉलम है, उसके बाद आपने क्या क्या डिडक्शंस किस किस हेड में लिए हैं वो आपको अलग अलग बतानी है। अगर आपको कोई प्रिक्विजिट आपके एम्प्लॉय ने दिए हैं तो उसकी डिटेलिंग आपको देने की, आपको HRA कितना मिला, आपने रेंट कितना पे किया और कितना इसमें टैक्सेबल पोर्शन है। इसी तरह से अगर आपको LTC मिला है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिला है, तो भी आपको सारी बातें बतानी है। यानी और डिटेल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे ITR 4 है, ITR 4 फॉर्म था प्रिजप्टिव टैक्सेशन के लिए, जो लोग 8% या 6% की स्कीम को अडॉप्ट कर लिया करते थे उसके लिए ITR फॉर्म है, जिसको हम सुगम फॉर्म कहते हैं। पहले सरकार केवल 4 इंफॉर्मेशन उसमें मांगती थी कि आपकी ग्रॉस सेल कितनी है, आपकी ग्रॉस परचेज कितनी है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और आपके डेटर्स क्रेडिटर्स की डिटेल वो मांग लिया करते थे। लेकिन इस साल एक चेंज है, आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न की श्रेणी में चली जाएगी। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में देनी है। आपकी कैपिटल कितनी है, आपके अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, आपके बैंक के लोन कितने हैं, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, यानी पूरी बैलेंस शीट आपसे मांग ली गई है।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो नहीं मांगा, क्योंकि वो तो आपने अपनी इनकम को 8% टर्नओवर का 8% पे आपने टैक्सेबल किया है, लेकिन आपकी जो बैलेंस शीट है उसको सरकार ने पूरा मान लिया है। तो इसी जैसे हमने स्टार्टअप के केस में बताया कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल देनी है, तो हर फॉर्म के साथ में सरकार ने जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपसे मांग ली है। बिल्कुल, तो सारी डिटेल्स जो है आपको देनी है और वो अच्छे से बारीकियां आपको भरनी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन सुनील जी, एक दिक्कत जो और लोगों के साथ आती है वो ये आती है कि वित्तीय लेन देन तो वो कर देते हैं लेकिन पैन कार्ड्स की डिटेल्स नहीं देते हैं, या फिर ये भी हो जाता है कि कई बार तो वो कह देते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड ही नहीं है। तो ऐसे में कितने वित्तीय लेन देन के लिए जो है वो पैन कार्ड होना ज़रूरी है? देखिए पल्लवी, हमारे यहाँ पर नियम ये है कि चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन सरकार ने कही हैं कि वहाँ पर आपको पैन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो आपको पैन नंबर देना होता है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपको पैन नंबर देना होता है। आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बनवाया तो आपको पैन देना होता है। और लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2017 में एक प्रोविजन सरकार और लेके आई थी, अगर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा परचेज करते हैं कैश में, तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आती है जिन लोगों को के पास में पैन नंबर या तो नहीं है या जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप पैन नंबर दे दीजिए, अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो वित्तीय लेन देन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म 60 आपको देना होता है उसके साथ में कि मेरे पास में मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, इसलिए मेरे पास पैन नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलती से या कुछ छुपाने के लिए पैन नंबर होते हुए भी फॉर्म 60 दे देते हैं, तो आपको मान लीजिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपको टैक्स भी लग सकता है और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी कि फॉर्म 16 उनके लिए ही है जिनकी सालाना आय जो होती है वो 2.5 लाख रुपए से कम होती है। खैर, इस बीच में हमारे साथ सुनील जी एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास पहले चलते हैं। हमारे साथ पीडी पनवलकर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। हेलो हेलो पीडी पनवलकर जी, आपसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिएगा, उसके बाद अपना सवाल टीवी पूछिए। नहीं है, टीवी बिल्कुल नहीं है चालू, कोई भी नहीं है रूम में, बोलिए। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे पूछना ऐसा था, मेरे माँ जी और पिताजी अचल बसे, उनको जाने का मतलब अराउंड 2000 एक्सपायर्ड। जी हाँ, तभी उनके जो टैक्स रिलेटेड जो पेपर्स वगैरह है वो अभी, और मेरे को कितना रखने की जरूरत है और मेरे कितने पुराने रखने की जरूरत है वो मेरे को जानना था। कितने पुराने रिकॉर्ड से इनकम टैक्स को पेपर्स की जांच करने के लिए लगते हैं वो पेपर्स? बिल्कुल, तो सुनील गर्ग जी हमारे साथ पनवलकर जी, हमने आपका सवाल समझा। ये पल्लवी बहुत सारे लोगों की समस्या है, बहुत सारे लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपको कब तक संभाल कर रखने हैं। देखिए, इनकम टैक्स में ऐसा सीधा कोई प्रोविजन नहीं है जो आपको कहता हो कि आपको कितने साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या अपने इनकम टैक्स के रिकॉर्ड संभाल कर रखने हैं। लेकिन एक सेक्शन है 147, उसमें यह कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर पिछले 7 साल, 1 साल ये प्लस 6 प्रीवियस ईयर्स की डिटेल आपसे मांग सकता है। और अगर आपकी कोई फॉरेन में एसेट है तो 16 ईयर्स, 16 साल तक पीछे की डिटेल वो मांग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम 7 साल के रिकॉर्ड तो अपने पास रखने चाहिए। फिर भी मैं ये एडवाइस करता हूं, और विशेषकर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कैपिटल गेन के पर्पज से, जितने रिकॉर्ड आप संभाल कर रख सकते हैं, जितने पुराने से पुराने आराम से, उतने आपको संभाल कर जरूर रखने चाहिए। बिल्कुल, तो पीडी पनवलकर जी, जब तक आप अपने तमाम रिकॉर्ड संभाल के रख सकते हैं वो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। तो जैसा कि सुनील जी ने कहा, अगर आप संभाल के रख सकते हैं तो ज़रूर उन्हें संभाल कर रखिएगा, और मिनिमम कम से कम 6 से 7 साल के लिए तो ये रिकॉर्ड ज़रूर संभालिएगा। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग भी जुड़े हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, इस बीच में सुनील जी, हमारे पास फेसबुक के जरिए भी कुछ सवाल आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अनुज विलियम्स का एक सवाल हमारे पास आया, वो जानना चाहते हैं कि जो NGO रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा? आपको फॉर्म भरना होगा फॉर्म नंबर 7 ITR 7। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे NGO गलती करते हैं। आप एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं या सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो आपको 12A में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। बाय द वे, आपको फॉर्म ITR 7 ही भरना होगा। बिल्कुल, और एक सवाल हमारे पास और आया हुआ है ईमेल के जरिए, उसे भी शामिल कर लेते हैं। आलोक का ये बताते हैं कि 2014 में इन्होंने 30 साल की सेवा के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उस वक्त इनकी उम्र जो थी वो 54 साल थी। ये बताते हैं कि इन्होंने उस वक्त तो अपना PF नहीं लिया था, तो ये जानना चाहते हैं कि कब तक जो है वो अपना PF रख सकते हैं अपने PF अकाउंट में, और उस पर क्या इन्हें ब्याज मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा, और इसके बाद इस पर कोई टैक्स भी चुकाना होगा क्या?
आलोक जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। लोग ये समझते हैं कि जब हमने नौकरी छोड़ दी तो क्या हम उस पीएफ को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली बात, उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, और उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं। तो आलोक जी, अगर जब आप नौकरी छोड़ते हैं, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो मैक्सिमम 3 साल तक आफ्टर दैट रिटायरमेंट आप अपने उस पीएफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, और 58 साल की उम्र जो भी जल्दी हो तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, 3 साल के बाद में सरकार उस पर ब्याज देना बंद कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा आपके उस अकाउंट में था, उसके ब्याज का क्या होगा, क्योंकि पीएफ में मिलने वाला ब्याज तो छूट होता है, उसमें तो टैक्स पे छूट मिलती है। तो बंगलोर आईटीएटी ने एक दिया, उसमें कहा कि जब आप एम्प्लॉय नहीं रहे तो एम्प्लॉय का रिलेशन खत्म हो गया, तो उसके बाद जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर आप छूट के हकदार नहीं हैं, और उसको आपको टैक्स देना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपने टैक्स, उस पर इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया है पीएफ अकाउंट पर, वो आपकी टैक्स की लायबिलिटी में आता है। और 3 साल बाद या 58 साल, जो भी आपकी उम्र पहले हो जाएगी, उसके बाद में सरकार उस पर ब्याज देना बंद कर देगी। बिल्कुल, तो ब्याज मिलना जो है आपको बंद हो जाएगा। इसलिए आलोक जी, आपको ये बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया है। सुनील का, ये ओडिशा से लिख रहे हैं। ये बताते हैं केवल इंट्राडे में इक्विटी में ट्रेड करते हैं और इन्हें आईटीआर का कौन सा फॉर्म भरना होगा, इस पर ये जानकारी चाहते हैं आपसे। ये पूछ रहे हैं कि आईटीआर 1, 2, 3 या 5 में से ये कौन सा फॉर्म भरें। सुनील जी, देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप करते हैं उसको हम स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या लॉस, उससे होने वाली आय कैपिटल गेन की आय नहीं होती है। अगर आपने इंट्राडेटिंग की, आपने चाहे प्रॉफिट किया या आपने लॉस किया, तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म ही भरना होगा। हाँ, अगर आपने दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है जहां आपने कैपिटल गेन कमाया है, तो आप आईटीआर 2 फॉर्म में जा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग और एक पल्लवी फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली इनकम भी बिजनेस इनकम होती है। लोग गलती कर देते हैं, उसको आईटीआर 2 में फाइल करते हैं, वो भी आईटीआर 3 में बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होती है, और सारे एक्सपेंडिचर का आपको छूट मिलती है। तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म बनना है। बिल्कुल, तो आईटीआर 3 फॉर्म जो है सुनील जी आपको भरना है, और एफएनओ में जितने लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं उनको भी आईटीआर 3 फॉर्म भरने की सलाह जो है वो सुनील जी दे रहे हैं। खैर, एक सवाल और शामिल करते हैं जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आया हुआ, बाला साहेब इराली का। ये जानना चाहते हैं कि एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और उसके अलावा इनको शेयर मार्केट में कुछ लॉस हुआ है, तो ऐसे में इन्हें कौन सा फॉर्म जो है वो भरना होगा। आईटीआर 2, अगर आपने शेयर मार्केट में लॉस किया या प्रॉफिट किया, जैसे अभी पल्लवी हमने डिस्कस किया था, अगर आपने कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस किया है तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म भरना होगा। आईटीआर 1 में आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं, उसमें वो कॉलम ही नहीं है, तो आपको आईटीआर 2 भरना है। लेकिन अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शन में काम किया है तो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, तो फॉर्म हो जाएगा आईटीआर 3। बिल्कुल, तो बाला साहब जी आपको जो आईटीआर 2 भरना होगा, जैसा कि सुनील जी ने भी बताया। लेकिन अगर आपने इंट्राडे में या फिर अगर एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया, आपको आईटीआर 3 फॉर्म जो है उस वक्त भरना होगा। खैर सुनील जी, अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं। हम लोग जैसा जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे पैन कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ों का, तो आपने ये तो बताया कि कैसे जो है वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड बेहद ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कितने मिनिमम जो है, अगर हमें कोई पेमेंट करनी है या वित्तीय लेन देन करना है, तो उसके लिए पैन कार्ड जो है वो आवश्यक रहता है। 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए तक का वित्तीय लेन देन अगर आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड रखना पड़ेगा और पैन नंबर लेना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है पल्लवी कि अगर हमने पैन नंबर ले लिया तो क्या मैं रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। आप पैन नंबर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, और रिटर्न भरने की कंडीशन है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तभी आपको रिटर्न भरनी है। हमारे देश में 25 करोड़ पैन होल्डर हैं, 25 करोड़, लेकिन रिटर्न भरने वाले केवल 7 करोड़ हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने पैन नंबर ले लिया तो आप इनकम टैक्स के दायरे में भी आएंगे। बिल्कुल, तो पैन अगर आपने ले लिया है तो ज़रूरी नहीं कि आप इनकम टैक्स के दायरे में भी आएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा आपको सोचना होगा। लेकिन पैन कार्ड जो है वो कहाँ कहाँ पे अनिवार्य है? जैसे अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो इन सब में जो है पैन नंबर देना ज़रूरी हो जाता है। एक पूरी लिस्ट दे रखी है जी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, तो आपको जो है कार खरीदना है अगर, या बैंक खाता खुलवाना है, या डीमैट अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो उसके लिए भी सुनील जी जो है पैन कार्ड। हाँ बिल्कुल, पैन नंबर देना आपको जरूरी है उसके लिए। और आप पैन नंबर नहीं देंगे तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और जैसा हमने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास में पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 आप देकर अपना काम चला सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये जो तमाम बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे, जो कि अक्सर आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पैन कार्ड और आधार को जो आपस में लिंक कराना है, ये कब तक कराना होगा, और अगर ऐसा नहीं हो कराते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए पल्लवी, 31 मार्च 2019 उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन खुशखबरी ये है कि सरकार ने डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन इनवैलिड पैन हो जाएगा, और इनवैलिड पैन होने से इसका मतलब होगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 30 सितंबर आप ध्यान रखिए, आपको आधार से पैन को लिंक करवाना ही है। बिल्कुल, तो सुनील जी खैर इस बीच में हमारे पास एक तो सवाल जो है वो ITR फॉर्म से जुड़े और भी आए हैं फेसबुक के जरिए, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। वनीत अरोड़ा हमसे जानना चाहते हैं कि इन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है कुछ लॉस हुआ है, तो कैसे ही अपने लॉस को क्लेम कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म इन्हें भरना होगा? जैसे अभी पल्लवी ने बताया, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। विनीत जी, फ्यूचर एंड ऑप्शन से होने वाली इनकम हमेशा बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस होती है। आप उसको बिजनेस लॉस को ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाकर ITR 3 के साथ फाइल करनी होगी, और आप अपने उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बिजनेस लॉस को, और आने वाली इनकम से उसी फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और मंथन जी जो है वो ये जानना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रांजैक्शन को क्या हम 44 AD में शो कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रांजैक्शंस स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेटिव लॉस की कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पर आप नहीं कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा मंथन जी, कि बिल्कुल आप 44 AD में, जैसा कि सुनील जी ने भी बताया, उसे शो नहीं कर सकते हैं। एक सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ प्रिया कोहली का, उसे भी शामिल कर लेते हैं। ये बताती हैं कि पिछले साल जो है कनाडा में शिफ्ट हो गई थी और अब ये NRI हैं, और जानना चाहती है कि इनका जो PPF अकाउंट खुला हुआ उसमें ये पहले सालाना जो है 1.5 लाख रुपया डालती रहती थी। तो इन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि बजट में शायद NRI से जुड़े कुछ PPF के नियमों में बदलाव हुआ है, तो उन बदलावों के बारे में ये जानकारी चाहती हैं, और क्या जानना चाहती है कि क्या वो पैसा निकाल कर PPF अकाउंट अपना बंद करवा सकती हैं? प्रिया जी, बहुत कन्फ्यूजन ये सरकार के कारण ही पैदा हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुआ था, एक सर्कुलर आया था अक्टूबर 2017 में, उसमें सरकार ने यह कहा था कि जिनके PPF अकाउंट हैं और जो नॉन रेजिडेंट हो गए हैं वो अब अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। उसका कारण ये था कि PPF पे जो ब्याज मिलता था वो ज़्यादा मिलता था, और NRI के पैसे पे वो सरकार चाहती थी उसको 4% का ब्याज दिया जाए। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने फरवरी 2018 में फिर एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि जो अक्टूबर 17 का जो सर्कुलर है उसको विदहेल्ड कर दिया है, उसको जारी हम लागू नहीं कर रहे हैं। तो अब प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो गए हैं तो आपका जो अकाउंट PPF का चल रहा है आप उसको ठाठ से चला सकते हैं मैच्योरिटी तक। 15 साल का वो अकाउंट होता है, तो जब तक आपका अकाउंट मैच्योर हो रहा है आप उसको चला सकते हैं। हाँ, आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते हैं, और NRI नया PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रिया जी की NRI जो है वो नया PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लेकिन आप मैच्योरिटी तक जो है इस अकाउंट को जारी रख सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और टैक्स से जुड़ी तमाम चीज़ों को बताने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।